स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ। यह टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर के 5वें सेमेस्टर में दिया गया है। इसके अलावा अन्य और कई जगह जैसे कि एमएससी वगैरह में भी फाइलम प्रोटोजोआ दिया गया है। दोस्तों अगर आपके पास कुछ इस तरह की समस्या है जैसे कि आप इंग्लिश में लिखे हुए किसी कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ कोई सेंटेंस है उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, या कोई चीज हिंदी में समझ तो जाते हैं लेकिन इंग्लिश में उसे कैसे लिखना है यह नहीं जान पाते हैं, तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपके पास है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। 2 से 3 वीडियो के अंदर आपको यह समस्या दूर होती नजर आएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। और सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोटोजोआ का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट का मतलब यह है कि यह शब्द बायोलॉजी के अंदर है कहाँ, जो उठा करके आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, या फिर बायोलॉजी के अंदर यह शब्द लाने की क्या आवश्यकता थी। तो दोस्तों शुरू में जब जीवों का अध्ययन बायोलॉजी के अंदर किया जा रहा था तो उनके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, और आपको पता है कि किसी भी चीज की सुटेबल स्टडी के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो शुरू में जब समस्त जीवों का वर्गीकरण किया गया तो केवल 2 ही समूह में बांट दिया गया, यानी कि 2 किंगडम या 2 जगत में बांट दिया गया, जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में सारे बड़े पेड़ पौधों को रखा गया और एनिमल किंगडम में सभी जंतुओं को रखा गया जो बड़े जंतु थे, क्योंकि बड़े पेड़ पौधों में और बड़े जंतुओं में कुछ बेसिक अंतर होता है। जैसे कि जो बड़े पौधे होते हैं उनके सेल के बाहर सेल वॉल पाई जाती है, और जो जंतु होते हैं उनके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जैसे कोई पौधा है तो इसकी सेल है ये, और ये जंतु की सेल यानी कि कोशिका है। यह पौधे की कोशिका है और यह जंतु की कोशिका है। तो पौधे की कोशिका के बाहर सेलुलोज की बनी हुई एक सेल वॉल पाई जाएगी, जबकि जंतु कोशिका के बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो यह एक बेसिक अंतर है। तो इस प्रकार से जंतु और पौधों में आप अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फोटोसिंथेसिस, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो जंतु होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनमें होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा, और अगर नहीं करते हैं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब पौधों की तरह से पोषण लेना, और होलोजोइक का मतलब जंतुओं की तरह से न्यूट्रिशन लेना। तो यह एक बेसिक अंतर है। इस अंतर के हिसाब से आप जंतुओं को एनिमल किंगडम में और पौधों को प्लांट किंगडम में रख सकते हैं, यह आसानी है। इसके अलावा देखिए फोटोसिंथेसिस, जो पौधे होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होती है और जंतुओं में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करके पौधे स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, और जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। यह दूसरे जीवों पर या जीव के प्रोडक्ट पर निर्भर रहते हैं। पौधों में होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है और जंतुओं में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब यह है पौधों की तरह से पोषण लेना, और होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब यह है जंतुओं की तरह से पोषण लेना। इसके बाद देखिए क्या है, स्टेशनरी, यानी जो प्लांट होते हैं वह स्टेशनरी होते हैं, मतलब एक ही जगह रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकते हैं। और जो जंतु होते हैं वह एबल टू मूव, यानी कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रोटोजोआ का कंसेप्ट समझने के लिए पूरी बात बताना क्यों जरूरी है। तो बिल्कुल जरूरी है। अगर आप पूरी बात यह नहीं सुनेंगे तो प्रोटोजोआ का कंसेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपने जंतुओं और पौधों के अंदर कुछ बेसिक अंतर देखा। जैसा कि एक बार फिर से देखिए, जो पौधे होते हैं उनकी सेल के बाहर सेल वॉल पाई जाती है, और जंतुओं के सेल के बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और जो जंतु होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो यह दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। स्टेशनरी, जो पौधे होते हैं वह हमेशा एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं,
और जो जंतु होते हैं वह एबल टू मूव यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने में सक्षम होते हैं। तो इन बेसिक अंतर के हिसाब से आप पौधों और जंतुओं को अलग अलग समूह में रख सकते हैं, जिसमें अगर मैंगो, रोज या इस तरह के कोई पौधे मिलते हैं तो आप उन्हें प्लांट किंगडम में, और अगर हॉर्स, लायन, एलिफेंट इस तरह के कोई बड़े जंतु मिलते हैं तो उसे आप एनिमल किंगडम में रख सकते हैं। यह कंसेप्ट बड़े पेड़ पौधों पर या बड़े जंतुओं पर तो लागू हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनकी खोज बाद में होती गई, जो जैसे कि यूनिसेलुलर कुछ जीव हैं और कुछ नॉन सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोश की और नॉन सेलुलर का मतलब अकोश की। ऐसे भी जीवों की खोज हुई बाद में जिनके अंदर इस तरह के कुछ स्पष्ट कैरेक्टर नहीं थे, स्पष्ट लक्षण नहीं थे। उनको प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम में किसी भी आधार पर नहीं रखा जा सकता था। जैसे कि आप देख रहे हैं यूग्लिना। यूग्लिना एक सूक्ष्म जीव है जो सड़े गले पानी, सड़े गले जल में पाया जाता है, जैसे कि तालाब या पोखरे में। अगर यह तालाब या पोखरा किसी ऐसे स्थान पर है जहां पर कोई पेड़ पौधे न हो, यानी जहां पर सनलाइट पहुंच पा रही हो, तो ऐसे जगह में जो यूग्लिना होते हैं वो सनलाइट में यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात पौधे जैसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अगर यही तालाब या पोखरा किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर चारों तरफ से पेड़ पौधे हों, तो वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी। वहां पर मजबूर होकर के यूग्लिना को जंतुओं की तरह से न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, अर्थात सड़े गले पदार्थों से ये अपना पोषण लेंगे। इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर यूग्लिना जंतुओं की तरह से बिहेव कर रहा है। तो अभी आप देखें कि यह फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है और जंतुओं की तरह से यह सड़े गले पदार्थों पर भी अपना भोजन ले रहा है। तो आप दोनों कैरेक्टर इसके अंदर देख रहे हैं, तो आप इसे जंतुओं में रखेंगे या फिर पौधों में रखेंगे, मतलब यूग्लिना को आप प्लांट किंगडम में रखेंगे कि एनिमल किंगडम में रखेंगे। तो यह आपके सामने एक बड़ी समस्या है और वैज्ञानिकों के सामने भी यह एक बड़ी समस्या थी। इसी प्रकार से आप बैक्टीरिया देख रहे हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब सनलाइट में अपना भोजन भी बना सकते हैं, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन भी बना सकते हैं और भोजन बना सकते हैं। तो यह कैरेक्टर पौधों से है, या इसके अलावा इनके बाहर सेल वॉल होती है, इसके हिसाब से भी ये पौधे हैं। लेकिन यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव भी कर सकते हैं, तो इस तरह से यह कैरेक्टर जंतुओं का है। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो गई कि इन्हें प्लांट किंगडम में रखा जाए कि एनिमल किंगडम में रखा जाए, क्योंकि जो बेसिक अंतर होते हैं यह बड़े जीव जंतु, बड़े पौधों में बड़े जंतुओं के ऊपर तो लागू होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर और नॉन सेलुलर जीवों के ऊपर यह बेसिक कैरेक्टर, बेसिक अंतर लागू नहीं होता है। तो जब यह समस्या हुई तो फिर बाद में 2 जगत वर्गीकरण के अलावा 3 जगत वर्गीकरण लाया गया, और फिर 3 जगत वर्गीकरण के अंदर भी जीवों को एडजस्ट नहीं किया जा सका, तो फिर 4 जगत वर्गीकरण आया। और जब 4 जगत वर्गीकरण के अंदर भी जीवों को एडजस्ट नहीं किया जा सका, तब 5 जगत वर्गीकरण आया, जो अभी भी सर्वमान्य है। अब 5 जगत वर्गीकरण के बारे में देख लीजिए। तो व्हिटेकर एक वैज्ञानिक है, देखिए व्हिटेकर इन 1969 डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स, यानी कि व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक दुनिया के जितने भी प्राणी थे उनको 5 जगत में बांट दिया। किस बेस पर? तो बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, यानी उनकी सेल स्ट्रक्चर क्या है, इसके अलावा न्यूक्लियस टाइप, उनका न्यूक्लियस कैसा है, इसके अलावा नंबर ऑफ बॉडी सेल्स, यानी उनके शरीर के अंदर कोशिकाओं की संख्या कितनी है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी भोजन लेने की विधि या पोषण लेने की विधि क्या है। तो इन सब के आधार पर व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने दुनिया के जितने भी जीव थे उन्हें 5 जगत में बांट दिया, यानी 5 किंगडम में बांट दिया। और वो पांचों जगत इस प्रकार हैं, जैसे मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई है, चौथा प्लांटी है और पांचवा एनिमेलिया है। तो जो मोनेरा किंगडम यानी मोनेरा जगत बनाया गया
वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए बनाया गया। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोटिक प्राणी हैं, उन्हें मोनेरा में रखा जाएगा। और प्रोटिस्टा जगत के अंदर, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर फॉर सिंगल सेल यूकैरियोट्स, यानी जो सिंगल सेल या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव हैं, उन्हें प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। और इसी के अंदर प्रोटोजोआ है, इसी के अंदर प्रोटोजोआ है। अब आप समझ गए होंगे कि बायोलॉजी के अंदर प्रोटोजोआ कहाँ है। एक बार आपको हम फिर से स्पष्ट करा दें कि दुनिया के सारे जीवों को 5 जगत में बांट दिया गया है। पहला जगत मोनेरा है और दूसरा जगत प्रोटिस्टा है, और इसी के अंदर है प्रोटोजोआ, यानी प्रोटिस्टा के अंदर ही है प्रोटोजोआ। अब आप समझ गए होंगे कि बायोलॉजी के अंदर यह प्रोटोजोआ शब्द कहाँ पर है। इसके अलावा फिर तीसरा जगत भी उन्होंने बनाया, फंजाई किंगडम, और यह किसके लिए बनाया गया, तो फॉर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, यानी कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विदाउट क्लोरोफिल, यानी कि इसमें ऐसे जीवों को रखा गया जो यूकैरियोटिक हो और बहुकोशिकीय भी हों, लेकिन उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं रहेगा, जैसे कि फंजाई हैं। आप फंजाई को जानते हैं कि मल्टी सेलुलर होती हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। फंजाई में फेमस जो आप लगभग सभी लोग देखे होंगे, एगरिकस यानी कि कुकुरमुत्ता एक तरह की फंजाई है, जिसे आप जानते हैं कि वह मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय है, और उसकी जो कोशिका होती है यूकैरियोटिक होती है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगर एगरिकस या कुकुरमुत्ता के पास क्लोरोफिल पाया जाता तो उसकी कोशिकाएं या उसके पौधे हरे रंग के होते, लेकिन आप देखेंगे सफेद सफेद एगरिकस या मशरूम या कुकुरमुत्ता आप देखते होंगे, मतलब कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। इसके अलावा चौथा जगत प्लांटी है, प्लांटी किंगडम। इसमें मल्टी सेलुलर प्लांट यानी जो बड़े पेड़ पौधे हैं उनको रखा गया है। और सबसे आखिरी एनिमेलिया किंगडम है, जिसके अंदर बड़े जंतुओं को रखा गया है, यानी कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा गया है। तो ये पांचों जगत आप जान गए कि किसके अंदर कौन से प्रकार के जीवों को रखा गया है। मुझे बताना यह जरूरी था कि आप प्रोटोजोआ से संबंधित कोई भ्रम में न रहें कि यह शब्द बायोलॉजी के अंदर कहाँ है। आप इसे एनिमल किंगडम में भी समझ सकते थे कि एनिमल किंगडम में ही इसको पढ़ा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह प्रोटिस्टा किंगडम के जंतु होते हैं प्रोटोजोआ। बाकी सामान्य रूप से आप इन्हें एनिमल के अंदर ही कह करके पढ़ेंगे, बीच में कई बार आएगा एनिमल शब्द इनके साथ, लेकिन आप अंदर से जानते रहिए कि इसे सुटेबल रूप से बायोलॉजी के अंदर प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखा गया है। बार बार इन जंतुओं के साथ एनिमल शब्द आएगा, लेकिन यह मत समझिएगा कि यह एनिमल के अंदर रखे गए हैं प्रोटोजोआ। अब हम समझ लेते हैं प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा सा। तो प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्रोटोस और जून। देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, ये प्रोटोजोआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटोस और जून। प्रोटोस और जून। प्रोटोस मीन्स होता है फर्स्ट यानी प्रिमिटिव टाइप का, यानी कि बहुत पुराने तरह का, मतलब बहुत कम विकसित। प्रोटोस का मतलब फर्स्ट यानी पहले तरह के जीव हैं ये। इसके बाद धीरे धीरे विकसित होते 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 बहुत तरह के जीव हैं, लेकिन यह सबसे पहले तरह के बहुत कम विकसित। और जून का मतलब एनिमल्स है। देखिए एनिमल शब्द आ गया तो आप इसे ये मत समझिएगा कि एनिमल किंगडम के अंदर ही है ये। एनिमल शब्द बार बार आता रहेगा, लेकिन आप इसे जानते रहिए कि सुटेबल रूप से बायोलॉजी के अंदर प्रोटिस्टा में रखा गया है प्रोटोजोआ। तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रोटोस मतलब फर्स्ट यानी कि प्रिमिटिव टाइप का, बहुत कम विकसित, और जून का मतलब एनिमल यानी सबसे पहले तरह के एनिमल प्रोटोजोआ हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए बहुत विकसित तरह के जीव मानव तक हैं, लेकिन सबसे कम विकसित और सबसे प्रिमिटिव यानी पुराने तरह के जो जीव हैं वो है प्रोटोजोआ, पुराने तरह के जंतु। नीचे फिर देखिए प्रोटोजोआ were first studied by ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रोटोजोआ का अध्ययन किया 1677 ईस्वी में। इसके बाद फिर देखिए द टर्म प्रोटोजोआ वाज कॉइन्ड बाय गोल्डफश।
गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रोटोजोआ शब्द का नाम लिया या सबसे पहले प्रोटोजोआ शब्द दिया, यानी कि जो प्रोटोजोआ शब्द है उसे गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसके बाद देखिए, द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ प्रोटोजोअन्स कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंदर प्रोटोजोआ का आप अध्ययन करेंगे उसे प्रोटोजूलॉजी कहेंगे, यानी उसे प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। तो अब सबसे पहले अध्ययन किसने किया? तो लीवेनहॉक ने किया। और प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? तो गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया। और फिर जो है प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो प्रोटोजूलॉजी कहेंगे। यह बात आप, ये तीनों बात आप क्लियर समझ गए। अब इसके बाद बात आती है जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के कुछ जनरल कैरेक्टर हैं जिन्हें आप जानते रहेंगे, तो किसी भी जीव को इसके अंदर पढ़ेंगे तो इससे आप मैच कराते रहेंगे, यानी आप कोई भी जीव पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से संबंधित तो आपको क्लियर होता जाएगा, क्योंकि इसके जनरल कैरेक्टर को आप पहले से ही जानते रहेंगे। और अगर जनरल कैरेक्टर नहीं जानते रहेंगे तो फिर भ्रम में पड़े रहेंगे कि यह जीव किस फाइलम का है। तो यह जानना जरूरी है और एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहला कैरेक्टर है सिंगल सेल्ड। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ में जितने भी जीव हैं वो सिंगल सेल्ड जीव हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव हैं और यूकैरियोट्स हैं। तो पहले पॉइंट में यह दिखा देंगे, प्रोटोजोआ कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, यानी प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी प्राणी हैं वह सिंगल सेल के यानी एक कोशिका के बने होते हैं, अर्थात एक कोशिकीय होते हैं। और अब आगे देखिए, दूसरा कैरेक्टर है यूकैरियोटिक, यानी जो प्रोटोजोआ के जीव हैं, प्रोटोजोआ के प्राणी हैं, वह यूकैरियोटिक होते हैं और इनके अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है और विकसित तरह का न्यूक्लियस होता है, तभी तो इन्हें यूकैरियोट कहते हैं। तो देखिए लिखा है, प्रोटोजोआ है ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि इनके पास सख्त प्रकार का या विकसित प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, और मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स इनके अंदर पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर पाए जाते हैं, वह मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी मेम्ब्रेन से बंधे होते हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ही जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, यानी उनके अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं या यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल अर्थात कोशिकांग हैं उनके बाहर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो आप यह भी समझ गए। अब आगे देखिए है तीसरा कैरेक्टर माइक्रोस्कोपिक। प्रोटोजोआ आर कॉमनली माइक्रोस्कोपिक, यानी प्रोटोजोआ फाइलम के जितने भी एनिमल रहेंगे, जितने भी प्राणी रहेंगे वह माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनकी जो साइज होती है उसकी जो रेंज, साइज की जो रेंज होती है वो 5 से 100 म्यूएम तक होती है। इससे कुछ जीवों की साइज 100 म्यूएम से अधिक भी होती है। इसके बाद देखिए चौथा कैरेक्टर है मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है कि यह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव भी कर सकते हैं, गमन भी कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं। तो देखिए क्या है, मोस्ट प्रोटोजोआ आर मोटाइल, यानी अधिक से अधिक प्रोटोजोआ मोटाइल होते हैं। यूजिंग स्ट्रक्चर, और मूव करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, कुछ संरचना का प्रयोग करते हैं। यूजिंग स्ट्रक्चर लाइक सीलिया, सीलिया का प्रयोग करते हैं। सीलिया प्रोटोजोआ की बॉडी पर पाई जाने वाली छोटी छोटी हेयर लाइक बाल की तरह से संरचना होती है, रोमे की तरह से संरचना होती है, जिन्हें सीलिया कहा जाता है। और प्रोटोजोआ फाइलम के जो एनिमल होते हैं इन सीलिया का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाते हैं। इसके बाद फ्लैजिला, तो सीलिया की तरह से फ्लैजिला भी होते हैं, लेकिन इसकी संख्या 1 या 2 हो सकती है। तो फ्लैजिला सीलिया से काफी बड़े होते हैं और यह भी मूव करने में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में एनिमल को हेल्प देते हैं। और स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया भी होता है, एक तरह का गमन अंग होता है प्रोटोजोआ फाइलम के जंतुओं के अंदर।
मूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए पांचवा कैरेक्टर है हेटेरोट्रॉफिक। ये भी आप याद रखेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल होते हैं या जीव होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं सामान्यतः। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब जंतुओं की तरह से पोषण लेते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है कुछ अपवादों को छोड़ करके। जैसा कि यूग्लिना में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, लेकिन यह एक एक्सेप्शन है। बाकी सामान्य जितने भी जीव हैं प्रोटोजोआ के अंदर वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अर्थात क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, प्रोटोजोआ कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि यह दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहते हैं या कुछ कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। तो यह हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहते हैं या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर निर्भर रहते हैं, कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। छठवां देखिए क्या है, एक्वेटिक। मोस्ट प्रोटोजोआ लाइव इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, यानी कि जो मैक्सिमम अधिक से अधिक प्रोटोजोआ होते हैं वह एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर एंड सॉइल, यानी कि फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं अलवणीय जल में, और मैरीन वाटर यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं, और कुछ मिट्टी में भी पाए जाते हैं। और यह भी आपको बता दें कि कुछ पैरासाइट भी होते हैं, यानी कि दूसरे जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं और बीमारी भी फैलाने का काम करते हैं। तो मुख्य रूप से क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, बाकी पैरासाइट भी होते हैं। इसके आगे देखिए है सॉलिटरी और कॉलोनियल। तो जो फाइलम प्रोटोजोआ के प्राणी होते हैं वह सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनी भी बना सकते हैं, यानी कि अकेले अकेले भी पाए जा सकते हैं और कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं। तो देखिए प्रोटोजोआ में प्रेजेंट सॉलिटरी सेल्स, यानी अकेले सिंगल सेल के रूप में भी पाए जा सकते हैं, और फॉर्म कॉलोनीज अथवा कॉलोनी भी बना सकते हैं। प्रोटोजोआ फाइलम के जंतु सिंगल अकेले अकेले भी पाए जा सकते हैं और कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं। तो आप यह भी बात समझ गए। इसके बाद आठवां देखिए है वेरिएबल शेप। तो प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर जो प्राणी हैं उनके शेप वेरिएबल होते हैं, यानी कि एक प्राणी का शेप दूसरे प्राणी से भिन्न हो सकता है। यानी आप यह नहीं कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी प्राणी होते हैं उनका शेप किसी एक तरह का होता है या किसी एक शेप का होता है, ऐसा नहीं है। यह अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वेरिएबल शेप में प्रोटोजोवन है डिफरेंट शेप्स लाइक, अब वो शेप कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि स्फेरिकल, प्रोटोजोआ फाइलम के प्राणी स्फेरिकल भी हो सकते हैं, अमीबॉयड भी हो सकते हैं, यानी जिनका कोई शेप ना हो, अमीबा इस तरह का भी हो सकता है, अमीबॉयड शेप। इसके बाद है फ्लैजिलेटेड, यानी कि उनके पास फ्लैजिला भी पाया जा सकता है, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। तो अलग अलग शेप में फाइलम प्रोटोजोआ के प्राणी पाए जाते हैं। इसके बाद सबसे आखिरी देखिए है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन इसमें दोनों तरह का होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। तो प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, तो एसेक्सुअली जो है वो दो तरह से होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइलम प्रोटोजोआ में दो तरीके से हो सकता है। पहला है बाइनरी फिजन, यानी इस तरह से हो सकता है, और दूसरा बडिंग। अब बाइनरी फिजन और बडिंग क्या है यह एक लाइन में बताना संभव नहीं है, इसके लिए विस्तार से हम वीडियो बनाएंगे। केवल एक वीडियो केवल बाइनरी फिजन पर और एक वीडियो केवल बडिंग पर बनाएंगे, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यह एक लाइन में बताना संभव नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी है और आपके एग्जाम में इससे सवाल भी पूछेगा, तो इसको हम विस्तार से आगे समझा देंगे। अथवा सेक्सुअली तरीके से भी रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, वह भी दो तरीके से होता है, सिनगेमी और कॉन्जुगेशन। सिनगेमी और कॉन्जुगेशन भी हम आपको विस्तार से समझा देंगे। प्रोटोजोआ के अंदर कुछ और भी तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, तो उसे भी हम आपको क्लियर समझा देंगे। तो दोस्तों यह एक वीडियो
प्रोटोजोआ से संबंधित एक बेसिक तरह का वीडियो था। इसे अगर आप देखे रहेंगे तो आगे के और वीडियो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो इसलिए इसे आप जो है नोट कर लें अपने नोटबुक में और एक बार दो बार और पढ़ लें ताकि आपको बेसिक जानकारी प्रोटोजोआ से संबंधित क्लियर हो जाए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को लाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।